स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी करा है कि भाई अब से जितनी भी वीवीपैट की मशीन में जो भी प्रिंट आती है स्लिप होके, उसको काउंटर वेरीफाई करा जाए बैलेट पेपर में वोटिंग के साथ। तो इलेक्शन कमीशन या कुछ अपोजिट स्कूल्स का ये मानना है कि अगर ये चीज हम इंप्लीमेंट कर देंगे कि भाई वीवीपैट के ऊपर जितनी भी स्लिप आती हैं, ये तो हम पिछले सिस्टम में चले गए कि भाई बैलेट पेपर में जब हम काउंटिंग करते थे और वीवीपैट से भी हम स्लिप को काउंट कर रहे हैं। लेकिन बात देखने लायक इसमें यह है कि भाई व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। क्यों वीवीपैट मशीन में जो भी स्लिप आती है हमें उसे वेरीफाई करना पड़ रहा है, राइट? तो इसके बारे में 2019 का जब इलेक्शंस हुए थे तब भी ये मुद्दा उठा था कि भाई ईवीएम्स को हैक करा जा सकता है ना? लेकिन तब फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉन्फ्रेंस करी थी, बुलाया था लोगों को कि भाई इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू हैक इट, आप करके दिखाइए। एंड देन इट फाइनली गॉट प्रूव कि भारतीय ईवीएम्स हैक नहीं हो सकती, राइट? बट दूसरा विचार यह है कि भाई हैक नहीं हो सकती मान लिया, बट दे कैन बी टेम्पर्ड। एटलीस्ट अगर टेम्परिंग नहीं हो रही है तो थ्योरेटिकली टेम्परिंग पॉसिबल है। तो आज की क्लास में विचार से जानेंगे कि भाई क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इशू कराए, क्यों वीवीपैट वाली जो वेरिफिकेशन है वो होनी चाहिए, ईवीएम का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हमें यही लगता है ईवीएम एक मशीन है, नहीं, ये 3 यूनिट से बना है। वो 3 यूनिट कौन से, उनको भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फाइनली वी विल बी सजेस्टिंग सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट? चलिए, तो दिस इज योर ईवीएम। 3 यूनिट होते हैं इसके। अगर हम बात करें, सबसे पहला जहां पे जाके आप बटन दबाते हैं, है ना, उसको बोला जाता है बैलेट यूनिट। इसी के ऊपर आपका जो भी कैंडिडेटर है और पार्टी के जो सिंबल्स हैं उनके बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जब आप बैलेट यूनिट से वोट डाल देते हो, डायरेक्टली कमांड जाती है वीवीपैट मशीन के ऊपर। ये वीवीपैट मशीन क्या करती है, एक स्लिप जनरेट करती है जो आप लोगों के लिए 7 सेकंड के लिए विजिबल होगी। और इसके ऊपर आपका जो भी कैंडिडेट है उसका सीरियल नंबर लिखा होगा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट है उसका नाम होगा, एंड तीसरे नंबर पे जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उनका सिंबल होगा। अगर वो निर्दलीय कैंडिडेट हैं तो उनका जो भी पार्टी जो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिंबल एलोकेट करा होगा उसका नाम लिखा होगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये वीवीपैट कमांड भेजता है कंट्रोल यूनिट को। इसको डिटेल में समझिएगा क्योंकि यहीं पर टेम्परिंग पॉसिबल है, जो वेज एक्सप्लोर करे जा रहे हैं थ्योरेटिकली। तो ये भेजता है कमांड कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट में आके आपकी वोट रिकॉर्ड हो जाती है। अभी अगर हम ये सवाल पूछें कि भाई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट्स काउंट करता है तो इन तीनों में से किसका इस्तेमाल होता है, तो इस चीज कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गई बात? आप यहां पे वोट करोगे बटन दबा के, वो कमांड जाएगी वीवीपैट के पास, वीवीपैट आपको वेरीफाई करके देगा कि भाई ये स्लिप है, आप देख लीजिए, इसी को वोट डाला है। एंड मूविंग फॉरवर्ड वो चीज जाके रिकॉर्ड हो जाएगी कंट्रोल यूनिट में, और इसके जरिए आपकी काउंटिंग होगी। चलिए, अब अगर हम बात करें, हल्की सी एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर हम भारत में बात करें तो पहली बार, राइट, जब हमने ईवीएम को इस्तेमाल करा था तो ये 1996 के जो पहले के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसका हिस्सा आता है। तो ईवीएम से पहले भारत में पर्चियों से वोटिंग होती थी, जिसको आप बैलेट पेपर वोटिंग बोलते हो। तो 1982 का वो दौर था जिसमें केरला की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पारावूर, वहां पे एक बाई इलेक्शंस होने थे। तो पहली बार हमने ईवीएम का इस्तेमाल तब करा था। मूविंग फॉरवर्ड, 1999 के जब गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शंस हुए तो पहली बार स्टेट के लेवल के ऊपर हमने ईवीएम का इस्तेमाल 1999 गोवा में करा था। मूविंग फॉरवर्ड, 2014 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि अब से भारत में जितने भी लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होंगे उनमें ईवीएम इस्तेमाल करी जाएगी। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अगला पहलू देखें तो साल 2010 के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने एक एडिशनल वेरिफिकेशन यूनिट लगा दिया। हमने बोला कि भाई एक आदमी जब भी बैलेट यूनिट में वोट डालेगा, उसने किसको वोट डाली है वो उसको 7 सेकंड के लिए पर्ची पे दिखेगा। और जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और उसका पार्टी सिंबल, उसको विजिबल होगा। और वीवीपैट आपके कंट्रोल यूनिट को कमांड दे देगा कि भाई इसकी ये वोट आई है, आप इसको रिकॉर्ड कर लो, और इलेक्शन कमीशन कंट्रोल यूनिट से वोट को गिनेगा, राइट? नाउ अब समझते हैं कि भाई हैकिंग और टेम्परिंग का मुद्दा क्या है। क्यों हम बोलते हैं कि भाई हैकिंग पॉसिबल नहीं है और टेम्परिंग पॉसिबल है, तो वो कौन से 3 तरीके हैं? आप भी अपना विचार बताइएगा कि भाई क्या ये थ्योरेटिकल पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम सबसे पहली बात करें, जो एक अपोजिट व्यू पॉइंट है उसमें एक बेसिकली सीईओ है टुलिप सॉफ्टवेयर के, महादेव देशपांडे जी,
और वो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, जो टेम्परिंग हो सकती है पॉसिबल, उनके 3 विचार हैं, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई भारतीय ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई अगर हम वर्ल्ड लेवल की ईवीएम्स देखें, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखें, चाहे हम यूरोपियन यूनियन में देखें, चाहे हम चाइना में देखें, उन सबकी ईवीएम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। लेकिन भारतीय ईवीएम ना तो ब्लूटूथ के साथ, ना वाईफाई के साथ, और ना ही इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो हैकिंग का चांस तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। अब एक सवाल आपके मन में यह भी आ सकता है कि सर क्या उनको फिक्र नहीं है कि भाई हमारी ईवीएम हैक हो जाएगी? तो वहां पे बेसिकली इंटरनेट का प्रावधान इसलिए दिया गया है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इन देशों में वोट करने आता है तो साथ ही वो लोग उसका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे आप सिम लेने जाते हो ना, तो वो आपको थंब लगवाता है, तो दैट इज बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो इनको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन अपने लोगों के साथ में ही करनी होती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव इंटरनेट, और वहां पे हैकिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अपने यहां पे देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। फिर बात आती है कि भाई क्या भारतीय ईवीएम की टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है इसमें? उसका जवाब है हां। और थ्योरेटिकली अगर आप पूछें कि भाई क्यों हो सकता है, क्योंकि आइडियली अगर हम देखें तो है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी है जिसके ऊपर कीज हैं, और ये सब की सब कीज इंटरनल जो भी इनका सॉफ्टवेयर है या इंटरनल जो भी उसका चिपसेट है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, उसके साथ ये सब की सब कनेक्टेड है। तो छेड़छाड़ तो इंटरनल लेवल पे हो सकती है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें कि भाई व्हाट्स द मतलब कौन से 3 ऐसे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, राइट। सो पहला प्रॉब्लम आता है कि जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना जो भी वोट है वो बैलेट यूनिट में दबाते हो। आइडियली अगर हम बात देखें तो बैलेट यूनिट से जब आपने वोटिंग करी तो यह जाना चाहिए कंट्रोल यूनिट में, क्योंकि काउंटिंग आपके वोटिंग की होनी है कंट्रोल यूनिट में। लेकिन बीच में हमने इसके एक यूनिट लगा दिया जिसका नाम है वीवीपैट, कि भाई वोटर को एक बार वेरिफिकेशन हो जाए, राइट। नाउ इसमें 2 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज मानना है कि भाई एक चैलेंज तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज है टेक्निकलिटी के लेवल के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज ये है कि भाई मेरे पास राइट टू वोट है। अगर मान लीजिए इसी सिस्टम की बजाय हमारे पास बैलेट पेपर होता, तो बैलेट के ऊपर मैं अपना नाम लिखता या टिक करता और बैलेट को अंदर डालता डायरेक्टली। लेकिन इस सिस्टम में क्या हो रहा है, मेरी वोट मैंने जहां पे डाली, जहां पे वोट गिनी जानी है, उसके बीच में एक इंडिविजुअल है या एक मशीन और है। दिस इज लाइक मैं अपना बैलेट पेपर लिख रहा हूं, उसके बाद मैं किसी और पकड़ा रहा हूं और वो मेरा अंदर बॉक्स के अंदर पर्ची डाल रहा है। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है कि राइट टू वोट जो डायरेक्टली वाला प्रावधान है वो वायलेट हो रहा है। अभी टेक्निकलिटी की अगर हम बात करें तो होता क्या है, जो भी आपका बैलेट यूनिट है ना, एंड जो भी आपका कस्टम यूनिट कंट्रोल यूनिट है ना, इन दोनों की जब भी एक फाइनल बूथ पे ये जाने हैं, इनकी 3 बार रैंडमाइजेशन होती है। 3 बार इनकी रैंडमाइजेशन होगी। लेकिन वीवीपैट की जो रैंडमाइजेशन है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि वीवीपैट में एक पर्ची इंस्टॉल करनी है, उसके अंदर देयर इज दिस मैकेनिज्म जिसका नाम है सिंबल अपलोड मैकेनिज्म। सिंबल अपलोड मैकेनिज्म, क्योंकि आपको पर्ची के ऊपर सिंबल दिखने हैं ना, तो ये सिंबल अपलोड मैकेनिज्म वीवीपैट के अंदर इंस्टॉल करा जाता है। या एक आप मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो इसके बीच में डाउनलोड करी जाती है सिंपल सरल भाषा में, या एक प्रोग्राम है जो इसके अंदर डाला जाता है। अभी मानना यह है कि भाई वीवीपैट की क्योंकि रैंडमाइजेशन कम है और पता है कि भाई कौन सी वीवीपैट कहां पे जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति को यह जिम्मा दिया जाता है कि आपने वीवीपैट के अंदर जो ये टेक्निकल चीज है सिंबल अपलोड मैकेनिज्म इंस्टॉल करना है, और वो एक इलेक्शन अथॉरिटी का ऑफिशियल है, उसने इंस्टॉल कर दिया। लेकिन अभी उसको तो ये नहीं पता ना कि भाई वीवीपैट के अंदर जो ये सिस्टम या प्रोग्राम है वो क्या है। तो माना यह जा रहा है कि भाई मान लीजिए आपने बैलेट यूनिट में से एक वोट डाली जिसको आप बोल लीजिए कि भाई एक्स वोट, और आपको वीवीपैट ने दिखा दी वो वोट कि भाई आपकी एक्स वोट है। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट जिसने आपकी वोटों को रिकॉर्ड करना है और गिनवाना है, वीवीपैट ये कर सकता है कि जो भी उसमें प्रोग्राम है वो इसको अलग कमांड दे रहा है। वो तो आपको नहीं पता ना।
यू डोंट नो दिस। तो ये एक चैलेंज इसका माना जा रहा है कि भाई जब वो सिंबल अपलोड मैकेनिज्म जो भी है इनका उसके जरिए करा जाएगा तो एक प्रोग्राम ऐसा हो सकता है कि भाई जो इसको ये बात बोल दे वीवीपैट को कि भाई एवरी फोर्थ या फिफ्थ वोट आपको कंट्रोल यूनिट को एक पर्टिकुलर पार्टी की ही देनी है। तो एक टेम्परिंग मैकेनिज्म इसका यहां पे हो सकता है। इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो इनका मानना यह है कि भाई जो इनका मैकेनिज्म है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई पहले बैलेट यूनिट से सीधी वोट रिकॉर्ड हो जाए आपकी कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट फिर वीवीपैट को कमांड दे कि भाई आप इस बंदे को दिखा दीजिए कि इसकी वोट कहां पे डली है। ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर विद द फर्स्ट टेम्परिंग मैकेनिज्म। अगर हम दूसरी बात करें कि भाई दूसरे लेवल पे कहां पे टेम्परिंग हो सकती है, तो देयर इज दिस इश्यू ऑफ सीरियल केबल। उन्होंने बोला है कि भाई एक सीरियल केबल का इश्यू है। अब सीरियल केबल के इश्यू का क्या मामला है? तो बेसिकली क्या होता है कि इनका यह मानना है कि भाई बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में जो पेयरिंग मैकेनिज्म है ना, ये कभी भी हिलाया जा सकता है। इसका मानना यह है कि भाई कोई भी बैलेट यूनिट, वैसे तो ये होगा कि भाई मान लीजिए एक बूथ है ना, इसके अंदर जो भी बैलेट यूनिट जिस पे आप बटन दबाते हो वो वोट्स अपनी रिकॉर्ड करा रहा है कंट्रोल यूनिट के साथ। लेकिन एक बैलेट यूनिट मान लीजिए कि भाई उसकी वोटिंग हो गई, वोटिंग इज डन, वो बैलेट यूनिट किसी भी कंट्रोल यूनिट के साथ ऑपरेट कर सकता है। उसकी पेयरिंग कहीं भी हो सकती है, वो दोनों साथ में तो जाएंगे नहीं क्योंकि वोटिंग की रिकॉर्डिंग तो सीयू के साथ होनी है। अब इनका मानना यह है कि भाई एक सीरियल केबल इन दोनों के बीच में इंस्टॉल करी जाए। यह हो सकता है कि भाई जब कंट्रोल यूनिट वापस लेके जा रहे हैं या कहीं भी लेके जा रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट रिप्लेस कर दिया जाए। तो इनका मानना यह है कि भाई एक सीरियल केबल होनी चाहिए कि भाई जब ये दोनों, मान लीजिए कि भाई इलेक्शन की मॉर्निंग है और वोटिंग शुरू होने वाली है ना, तो इन दोनों को पेयर करा गया होगा। अभी इन दोनों को पेयर करके इसकी रिकॉर्डिंग ले ली, लेकिन ये चेंज करा जा सकता है क्योंकि कोई भी बीयू किसी भी सीयू के साथ पेयर करा जा सकता है। नाउ इनका यह मानना है कि भाई अगर एक सीरियल केबल होगी तो किस टाइम के ऊपर, राइट, मान लीजिए कि भाई इन दोनों ने लेट्स से 9 बजे पोलिंग शुरू होनी है, राइट, तो 9 बज के राइट इतने लेट्स से 2 सेकंड के ऊपर है ना, ये दोनों ने आपस में पेयर करा और इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक आईडी जनरेट कर दी जाए, एंड दैट शुड बी डन वाया सीरियल केबल, ताकि हमें पता चले कि भाई ये जो कंट्रोल यूनिट है ये किसका है, ये इसी बीयू का है ना। और इनका यह भी मानना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आईडी जो है वो फिर भी चेंज करी जा सकती है क्योंकि है तो ये भी फिर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड ही, कंप्यूटर जनरेटेड ही, लेकिन इसके साथ आप क्या करो, एक डेट और टाइम स्टैंप भी जनरेट कर दो ताकि हमें पता चले ये कंट्रोल यूनिट की पेयरिंग इसी बूथ के बैलेट यूनिट के साथ हुई थी इतनी डेट को इतने बजे, और ये वही सीयू है, ताकि इन बिटवीन जो सीयू है उसकी टेम्परिंग ना हो सके और सीयू को चेंज ना करा जा सके। दूसरा थ्योरेटिकल इन्होंने ये पढ़ाया पॉसिबिलिटी। तीसरा ये है कि भाई तीसरा रिफॉर्म कि भाई आप जितनी भी कंट्रोल यूनिट्स हैं उनकी जियो टैगिंग कर दीजिए। अभी जियो टैगिंग का मतलब है कि जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फोन आपका जीपीएस से आप कहीं भी इफ यू आर गोइंग एनीवेयर तो आप एड्रेस पता लगा लेते हो है ना, और जीपीएस से हम आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो एक सिमिलर मैकेनिज्म क्या हो जाए कि भाई कंट्रोल यूनिट में एक जियो टैगिंग डिवाइस लग जाए, ताकि जब भी एक बूथ से लेके जहां पे भी काउंटिंग होनी है ये डिवाइसेस जब भी मूव करती हैं तो रास्ते में कुछ भी टेम्परिंग ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड अ चिप। पर यहां पे एक सवाल आपके मन में ये आता होगा कि सर अगर हमने फिर जियो टैगिंग कर दी इनकी तो ये डिवाइसेस तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गई, और अगर कंट्रोल यूनिट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गया फिर प्रॉब्लम आ जाएगी हैकिंग की। लेकिन यहां पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल, एक बात समझिए, मान लीजिए कि भाई दिस इज योर फोन है ना, ये आपका फोन है, इसके अंदर जीपीएस के साथ अगर ये अटैच है राइट, तो हमें पता चल रहा है कि ये फोन कहां पे है, क्लियर, और इसकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है तो मैं जीपीएस के जरिए इसको हैक कर सकता हूं। बट व्हाट वी आर टेलिंग हियर इज, आप ऐसा कीजिए कंट्रोल यूनिट के ऊपर जीपीएस चिप चिपका दीजिए। यहां पे जीपीएस चिप अगर चिपकेगी तो इसका मोबाइल के साथ तो कुछ लेना देना है ही नहीं है, वी आर डायरेक्टली गेटिंग द कनेक्शन। तो ये जियो टैगिंग कर दीजिए, राइट। तो दिस इज ही वांट्स टू से, दिस इज द थर्ड रिफॉर्म दे आर टेलिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड जो प्रॉब्लम आती है, इनका मानना यह है कि भाई एक द अनदर प्रॉब्लम जो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, ये तो प्रॉब्लम्स हमने जान ली,
अगर हम आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें कि भाई क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, एक चेंज हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ईवीएम्स सिंस 1977 से लेके उस दौर में बनी थी, और उस दौर में हमारे पास अगर आप बोलो कि भाई इंटरनेट की पेनिट्रेशन वो भी बहुत कम थी, वाईफाई की पेनिट्रेशन वो भी बहुत कम थी, इथरनेट की पेनिट्रेशन वो भी बहुत कम थी, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंसेस की स्टडीज चल रही थी वो भी अभी अपने नेसेंट स्टेज में थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी भी अपने नेसेंट स्टेज पे थी। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप ईवीएम देखो तो ईवीएम तो वही 1977 वाली चल रही है, 1977 वाली चल रही है टू बी प्रिसाइज। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजीज हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए तब हमने बनाई थी, दीज हैव डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो एक इनका ये है कि भाई ईवीएम्स को भी अपडेट करना चाहिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अगला रिफॉर्म देखें, राइट, उस रिफॉर्म्स को देखने के पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज GS_Gill07 वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या आप 2024 के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जा सकते हो, राइट। एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट कोड पॉसिबल ऑन एनी ऑफ द स्टडी IQ कोर्स, राइट, आप कोड लगा सकते हो GS Live, राइट। एंड इफ यू आर अप्लाइंग द कोड GS Live, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द पर्सनल मेंटरशिप एज वेल। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अगला अगर हम बात करें तो दिक्कत आती है लॉजिस्टिक्स के मामले में, क्योंकि ये जो ईवीएम्स वगैरह ये सब लॉजिस्टिक्स का मुद्दा है, राइट। तो लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आती है टोटलाइजर मशीन में, राइट। अभी एक रिफॉर्म एसोसिएटेड है टोटलाइजर मशीन का, क्योंकि होता क्या है आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग काउंट होनी है, राइट, और लेट से ये है आपका बूथ नंबर 1, ये है आपका बूथ नंबर 2 की मशीन, ये है आपके बूथ नंबर 3 की मशीन, ये है आपके बूथ नंबर 4 की मशीन। तो इनकी वोटिंग अलग अलग काउंट होती है। इनका जो सीयू है ना, ये एट मैक्स 2000 वोट्स काउंट कर सकता है, जो कंट्रोल यूनिट जब काउंट करा जाएगा। तो इससे क्या है, मान लीजिए उस क्षेत्र के कोई भी एमपी है या एमएलए है, उनको पता चल जाता है कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी किस बूथ से मुझे कितनी वोट्स मिली हैं। एंड इससे प्रॉब्लम ये आगे जनरेट होती है कि भाई देयर कैन बी अ पार्शियलिटी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस हिस्से में नहीं डेवलपमेंट करेंगे या कुछ भी, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जिसको आप बोलते हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मैकेनिज्म सजेस्ट करा है कि भाई आप एक ऐसा करो, इन सबको है ना एक मशीन के साथ कनेक्ट करिए, दैट विल बी कॉल्ड एज टोटलाइजर मशीन, और इनकी वोट्स पहले जाएं टोटलाइजर मशीन में, और टोटलाइजर मशीन हमें बताए कि भाई जितने भी 5 या 6 बूथ हमने इसमें कनेक्ट करे थे उनमें वोटिंग कितनी आई, और एक टाइम के ऊपर ये जो टोटलाइजर मशीन है ये 14 कंट्रोल यूनिट्स को कनेक्ट कर सकती है। तो उससे क्या होगा, एक वो जो पार्शियलिटी वाला एस्पेक्ट है वो हट जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अगले इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करें जो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में है, दैट इज ऑफ रिमोट ईवीएम। क्योंकि 2019 के जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो हमने ये पाया कि भाई जो टोटल वोटर टर्नआउट था वो 67.4% था, एंड मेजर रीजन उसमें ये था कि भाई जो वोटर टर्नआउट कम है दैट इज बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। तो माइग्रेंट्स वापस अपने नहीं जाके वोट कर रहे थे, तो दैट वाज द मेजर रीजन। तो उस क्षेत्र में इलेक्शन कमीशन ने एक रिफॉर्म सजेस्ट करा है, आप भी अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सजेस्ट कर सकते हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट ईवीएम। अगर हम रिमोट ईवीएम की बात करें तो ये एक डिजिटल बोर्ड यूज करती है। जैसे हमने पहले ईवीएम देखी तो वहां पे तो आपके कैंडिडेचर का जो भी सिंबल है वो सब लगा हुआ था, राइट, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड यूज करेगी। इट विल हेल्प द माइग्रेंट्स कि जो भी जहां पे मान लीजिए पंजाब का कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही हूं तो मैं दिल्ली में हूं, तो आई कैन ऑल्सो वोट फॉर माई ओन एमपी। जो भी वोट्स हैं वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वोट जो है, क्योंकि अगर हम देखें कि भाई लेट से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने माइग्रेंट्स होंगे, है ना, और वो माइग्रेंट्स भी डाइवर्स स्टेट से होंगे, तो अगर हम एक स्टेट के लिए एक, तो वो बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स का मामला बन जाएगा। तो इसमें एक ही रिमोट ईवीएम में आप सेम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वोट कर सकते हो, राइट। इसको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो हमें आरपीए 1950 और 51 में कुछ अमेंडमेंट्स करनी होंगी, राइट, एंड इट इज अ स्टैंड अलोन मशीन, ये भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी। क्लियर, सो दैट कैन बी पॉसिबल क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलो, तो ये सब चीजें जानने के बाद कि भाई कहां कहां पे टेम्परिंग हो सकती है, व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस, या आप भी अगर इस मामले में कुछ सोच रहे हो कि भाई हाँ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन इन लेवल्स के ऊपर जाके टेम्परिंग हो सकती है, राइट, सो आप भी अपने विचार कमेंट्स में लिखिएगा, सो दैट अ बेटर वे फॉरवर्ड कैन बी देयर। बिकॉज इलेक्शंस, आप ये सोचिए कि भाई एक 89-90 ईयर्स का व्यक्ति है ना, वो भी हर एक साल इलेक्शंस में जाके, या जब भी 5 साल बाद इलेक्शंस आते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस, एमएलए के इलेक्शंस आते हैं, तो उसमें जाके वोट करते हैं।
है ना, वो जज्बा है जो उनमें। बट डू यू ऑन द अदर हैंड अगर हम सोचें कि भाई उस व्यक्ति को क्या ये नहीं रियलाइज हो रहा कि भाई आप तो इतनी मुशक्कत करके जा रहे हो, बट वेदर वुड योर सिंगल वोट बी काउंटिंग फॉर, है ना। तो इलेक्शंस इज अ इमोशन इन इंडिया, एंड प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई लोगों का इलेक्शंस में विश्वास इस वजह से हट रहा है क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आप क्या करिए, जो भी मैकेनिज्म चाहिए ट्रांसपेरेंसी को इंस्टिल करने के लिए, आप वो मैकेनिज्म इंस्टिल कर दीजिए ताकि लोगों का विश्वास भारतीय इलेक्शंस में बना रहे। एंड जो हम बोलते हैं कि भाई भारतीय इलेक्शंस एक भारतीय डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है, दैट शुड प्रूव इटसेल्फ टू बी। चलिए इसी नोट पे वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।